आज की वीडियो में हम इन्वेंट्री कंट्रोल पे बात करेंगे कि इन्वेंट्री कंट्रोल का कॉन्सेप्ट क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल की डेफिनेशन क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल करने की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, इसकी नीड क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस या इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये इसके बेनिफिट्स क्या है और इन्वेंट्री कंट्रोल करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो इन्वेंट्री कंट्रोल पर बात करने से पहले हम देखते हैं कि वर्ड इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है। इन्वेंट्री का मतलब होता है कि वो गुड्स या वो आइटम जिनको आप हैंडल इसलिए करते हैं कि आप उनको सेल कर सके और उस सेल से प्रॉफिट अर्न कर सके। तो उन गुड्स या उन आइटम्स को इन्वेंट्री का नाम देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या कंपनीज या इंडस्ट्रीज के अंदर ऐसी गुड्स या ऐसी आइटम्स जिनको हैंडल इसलिए किया जाता है कि उनको सेल किया जा सके और प्रॉफिट अर्न किया जा सके। तो ऐसी गुड्स या ऐसी आइटम्स जो होती है ना, उनको इन्वेंट्री का नाम देते हैं। और इन्वेंट्री जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को रन करने के लिए एक और पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। विदाउट इन्वेंट्री आप अपनी प्रोडक्शन कंटिन्यू नहीं कर सकते। इंडस्ट्रीज जो है वो रेवेन्यू नहीं कमा सकती, इंडस्ट्रीज जो है वो अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकती। तो इसीलिए इन्वेंट्री जो होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसकी इफेक्टिव हैंडलिंग बहुत ज़रूरी होती है। वही हम आज पढ़ेंगे कि इन्वेंट्री कंट्रोल क्यों करते हैं हम और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अब हम कुछ इन्वेंट्री की एग्जांपल्स देखते हैं कि इन्वेंट्रीज ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या हमारे वेयर हाउस के अंदर किस तरह की इन्वेंट्रीज हो सकती हैं। इन्वेंट्रीज जो है वो डिफरेंट तरह की होती हैं, उसमें चंद एक एग्जांपल्स हम देखते हैं। सबसे पहले है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल वो मटेरियल होता है जो कि आपकी प्रोडक्शन के अंदर यूज़ होता है, जिसके ऊपर आप कुछ प्रोसेस करते हैं और उस प्रोसेस करने के बाद वो फाइनल प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। अब जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, तो उसका रॉ मटेरियल क्या होता है, कॉटन होता है। जब कॉटन आती है उसके ऊपर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। मतलब पहले कॉटन से धागा बनता है, धागे से फिर कपड़ा बनता है, फिर उसकी प्रिंटिंग होती है, फिर उसकी प्रिंटिंग के बाद स्टिचिंग होती है, स्टिचिंग होने के बाद फिर वो कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये रॉ मटेरियल इसमें कॉटन था। अब कॉटन जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूज़ होता है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। इसके अलावा फिनिश्ड गुड्स हैं। अब फिनिश्ड गुड्स वो आपकी आइटम्स हैं या वो गुड्स हैं जो कि बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। मतलब रॉ मटेरियल जो है वो अपनी फाइनल शेप के अंदर चेंज हो चुका है, अपनी फाइनल प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है। जैसे हमने पहले एग्जांपल दी ना कॉटन की, तो अब कॉटन के ऊपर जब प्रोसेस हो गया तो वो कपड़े में चेंज हो चुका है। ठीक है, उससे अगर शर्ट्स बन गई हैं, पैंट्स बन गई हैं या कोई भी ड्रेसेस बन चुके हैं, तो ये उसकी फाइनल शेप है। पहले वो कॉटन था, वो फाइनल शेप में चेंज हो गया है। तो जब आपकी फाइनल प्रोडक्ट्स बन जाती हैं या फिनिश्ड गुड्स बन जाती हैं तो वो रेडी टू सेल होती हैं, रेडी टू डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन प्रोडक्शन के बाद, डिस्ट्रीब्यूशन से पहले अगर आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा है तो उसको वेयर हाउस के अंदर उनको स्टोर किया जाता है, उन इन्वेंट्री को कुछ देर वहाँ रखा जाता है, फिर ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग उनकी शिपमेंट की जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिया जाता है। अच्छा, फिर कुछ अनफिनिश्ड गुड्स भी इन्वेंट्री का पार्ट होती हैं। अनफिनिश्ड गुड्स का क्या मतलब होता है कि अब ये जैसे रॉ मटेरियल है ना, आपके पास कॉटन था और उसकी फिनिश्ड गुड्स क्या है, सपोज शर्ट बनानी है, हमने शर्ट्स बनानी है। तो अब रॉ मटेरियल है ना, तो पहले रॉ मटेरियल से कॉटन जो है ना उससे धागा बनता है, यार्न बनता है स्पिनिंग मिल के अंदर। तो अब अगर आपने कॉटन से धागा बना लिया है तो धागा अभी अनफिनिश्ड गुड्स में आता है, ये फिनिश्ड में नहीं हुआ कि ये शर्ट में चेंज नहीं हुआ या जो धागा है वो कपड़े में चेंज नहीं हुआ। तो फर्ज करें कपड़ा जो है वो आपकी फिनिश्ड गुड्स है, लेकिन अनफिनिश्ड गुड्स के अंदर क्या आ जाएगा, धागा है आपका। ठीक है, लेकिन ये रॉ मटेरियल में नहीं है। मतलब आपने रॉ मटेरियल के ऊपर कुछ प्रोसेस कर लिया हुआ है, कुछ प्रोसेस बाकी है। तो कुछ प्रोसेस हो गया है, कुछ प्रोसेस बाकी है, तो ऐसे गुड्स को कहते हैं अनफिनिश्ड गुड्स कि अभी ये कंप्लीट नहीं हुई। इनका स्टॉक भी हो सकता है आपके वेयर हाउस के अंदर या गोडाउन के अंदर। इसके अलावा हो सकता है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कि अब आपने क्या किया हुआ है कि आपकी कस्टमर की डिमांड्स के अंदर अगर सर्ज आ जाए, यकदम डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो कंपनी अपने प्रोडक्शन को तो उस लेवल पे इंक्रीज़ नहीं कर सकती क्योंकि प्रोडक्शन के अपने कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो इसलिए क्या किया जाता है कि कंपनी कुछ आइटम्स होती है ना, कुछ गुड्स होते हैं, उनको एज ए स्टॉक रखती है ताकि अगर डिमांड्स के अंदर एस्केलेशन आ जाए, डिमांड्स के अंदर सर्ज आ जाए, तो उसको कोप किया जा सके। ये भी इन्वेंट्री के अंदर आता है। फिर कुछ मर्चेंडाइज की आइटम्स होती हैं कि एक कंपनी दूसरी कंपनी से कुछ आइटम्स या कुछ गुड्स खरीद लेती है, उनको अपने पास रखती है, फिर उनको रीसेल करती है, वो भी इन्वेंट्री के अंदर आता है।
इसी तरह स्पेयर्स होते हैं। स्पेयर्स जो हैं, जो आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, तो उनके स्पेयर्स भी रखने पड़ते हैं, वो भी इन्वेंट्री का पार्ट होता है। अगर आप स्पेयर्स ना रखें, फॉर एग्जांपल आपके कुछ ऐसे क्रिटिकल इक्विपमेंट है, वो चलते चलते बंद हो जाएं, तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो प्रोडक्शन को रीस्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है कि वो इक्विपमेंट जो है वो अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल आपका ऐसा एक मेन इक्विपमेंट था, उसका कंट्रोल कार्ड डैमेज हो गया, और कंट्रोल कार्ड जो होता है ना, वो बेसिकली किसी भी इक्विपमेंट का एक ब्रेन होता है, उसके अंदर उसके माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं जो कि मशीन को कमांड्स दे रहे होते हैं डिफरेंट। तो अब अगर आपके पास कंट्रोल कार्ड का स्पेयर नहीं है तो क्या होगा, जितनी देर वो इक्विपमेंट अनअवेलेबल रहेगा उतनी देर आपकी प्रोडक्शन स्टॉप रहेगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो क्रिटिकल इक्विपमेंट्स होते हैं ना, उनके स्पेयर्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। तो ये स्पेयर्स भी इन्वेंट्री का पार्ट होते हैं। तो ये डिफरेंट तरह की इन्वेंट्री है जो कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर या कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होती है। तो अब इनको कंट्रोल क्यों करते हैं, या इन्वेंट्री कंट्रोल का मकसद क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, अब उस पर बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इन्वेंट्री कंट्रोल क्या चीज़ है। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब है कि इन्वेंट्री कंट्रोल इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग कंपनी स्टॉक एट ऑप्टिमम लेवल टू मीट कस्टमर डिमांड्स विद मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट। मतलब क्या है कि इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब यह है कि कंपनीज के अंदर जो स्टॉक है, जो आपके पास इन्वेंट्री है, उसको एक ऑप्टिमम लेवल पे मेंटेन करना, ताकि कस्टमर्स की डिमांड्स भी पूरी हो सके और इन्वेंट्री को हैंडलिंग की जो कॉस्ट है वो भी कम से कम आ सके। इन्वेंट्री के ऊपर जो आपकी कॉस्ट आती है ना, उसको कहते हैं इन्वेंट्री कॉस्ट। वो 3 तरह की कॉस्ट आती हैं, उसके ऊपर ऑर्डरिंग कॉस्ट है, फिर हैंडलिंग कॉस्ट है, फिर शॉर्टेज कॉस्ट है। तो इन्वेंट्री की इसके साथ एसोसिएटेड जो भी कॉस्ट है उनको कम से कम रखते हुए इन्वेंट्री का एक ऑप्टिमम स्टॉक इंश्योर करना, मेंटेन करना, इस प्रोसेस को इन्वेंट्री कंट्रोल का नाम देते हैं। अच्छा, इन्वेंट्री कंट्रोल आप इसलिए करते हैं कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू रहे। अगर आपके पास एक ऑप्टिमम लेवल की इन्वेंट्री नहीं है तो आप अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास रॉ मटेरियल जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट से कम है तो आप कभी भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। और इसी तरह आपके पास जो फिनिश गुड्स है वो कम हो गई हैं तो आप अपनी सेल को कंटिन्यू नहीं कर सकते, आप डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इसीलिए इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है कि जो स्टॉक है आपके पास, जो इन्वेंट्री है आपके पास, उसको एक ऑप्टिमम लेवल पे मेंटेन करना और इसको इंश्योर करना कि वो ऑप्टिमम लेवल पे रहे। इस प्रोसेस को कहते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। और इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर आप जो है ना, आउट ऑफ स्टॉक और ओवर स्टॉक के दरम्यान एक बैलेंस करते हैं कि आप आउट ऑफ स्टॉक भी ना हो और ओवर स्टॉक भी ना हो। आउट ऑफ स्टॉक होंगे तो भी आपको फाइनेंशियल लॉस होगा या नॉन फाइनेंशियल लॉस होगा, और इसी तरह ओवर स्टॉक के केस में भी आपको फाइनेंशियल लॉस होगा। तो इसलिए इन दोनों के दरमियान बचने के लिए ना आप एक बैलेंस करते हैं कि आप आउट ऑफ स्टॉक भी ना हो और ओवर स्टॉक भी ना हो। इसलिए आप एक ऑप्टिमम लेवल पे इन्वेंट्री को स्टॉक रखते हैं, इन्वेंट्री को स्टोर रखते हैं। अच्छा, आउट ऑफ स्टॉक के केस में आपको किस तरह का लॉस हो सकता है? आउट ऑफ स्टॉक के केस में एक होता है फाइनेंशियल लॉस। फाइनेंशियल लॉस का मतलब ये है कि अगर आपकी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है तो जितनी देर प्रोडक्शन स्टॉप रहेगी डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट्स बन नहीं पाएंगी। जब प्रोडक्ट्स बनेंगी नहीं तो आप सेल कैसे करेंगे, और सेल कैसे नहीं होंगी तो आपको रेवेन्यू या जो उससे प्रॉफिट है वो नहीं मिलेगा। तो जितनी देर आपकी प्रोडक्शन स्टॉप रहेगी उतनी देर आपकी जो है वो लॉस होता रहेगा, प्लस आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे वो भी यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ती रहेगी। इसी तरह अगर आप ओवर स्टॉक हो जाते हैं तो ओवर स्टॉक में जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है ना वो बढ़ जाती है। कैरिंग कॉस्ट या हैंडलिंग कॉस्ट वो ज़्यादा हो जाती है, और यही जो है ना ये आपका फाइनेंशियल लॉस का बायस बनता है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर हम क्या करते हैं कि इन्वेंट्री को एक ऑप्टिमम लेवल पे मेंटेन करते हैं, और ये इसी प्रोसेस का नाम है। अब देखते हैं कि हमें इन्वेंट्री कंट्रोल करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम इन्वेंट्री कंट्रोल करते क्यों हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल करने का मतलब एक तो ये होता है ना कि आप इतना स्टॉक अपने पास रखते हैं ताकि कस्टमर्स की डिमांड को पूरा किया जा सके। मतलब यह है कि अगर आपके पास एनफ स्टॉक नहीं होगा और कस्टमर की डिमांड्स आ जाती हैं, आपके पास रॉ मटेरियल नहीं पड़ा और एकदम कस्टमर्स की तरफ से डिमांड्स बढ़ जाती हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा कि आप उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप इतना स्टॉक रखें अपने पास कि आपके कस्टमर्स की जो डिमांड्स हैं उनको ईजिली पूरा कर सकें। तो ये इसकी ज़रूरत बनती है आपको इन्वेंट्री कंट्रोल की। इसके अलावा ये होता है कि ना इसकी जो दूसरी ज़रूरत है ना, जो नीड है इन्वेंट्री कंट्रोल की, वो ये है कि आपने इन्वेंट्री कॉस्ट को भी कम करना है।
इन्वेंट्री के साथ 3 तरह की कॉस्ट एसोसिएटेड होती हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और शॉर्टेज कॉस्ट। ये जो 3 तरह की कॉस्ट है ना, इनको भी मिनिमम करना आपका मकसद होता है, आपका नीड होती है, ज़रूरत होती है इन्वेंट्री कंट्रोल की। क्योंकि अगर आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ती है, कैरिंग कॉस्ट बढ़ती है, ये शॉर्टेज कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, तो इससे क्या होगा कि आपको जो है ना फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, या जो आपकी एंड प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसके अलावा ये है ना कि आपकी जो कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो भी चलती रहे, इस वजह से भी आपकी ज़रूरत बनती है कि आप इन्वेंट्री कंट्रोल करें। क्योंकि अगर आपके पास ऑप्टिमम लेवल की स्टॉक नहीं होगा, इन्वेंट्री नहीं होगी, तो हो सकता है आपकी प्रोडक्शन बंद करना पड़े या डिस्ट्रीब्यूशन बंद करना पड़े, तो जिससे क्या होगा, आपको अल्टीमेटली क्या होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा। तो ये ज़रूरत पेश आती है आपको इन्वेंट्री कंट्रोल करने की। अच्छा, अब देखते हैं कि इन्वेंट्री कंट्रोल की इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्या ऐसी अहमियत है कि जिसकी वजह से आप इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल करने के बहुत सारी इसकी अहमियत होती है। उसमें सबसे पहले यह है कि इससे आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिलती है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे हासिल होती है कि अगर आपके पास स्टॉक ऑप्टिमम लेवल पे है और जैसे ही कस्टमर्स की डिमांड आती है आप फ़ौरन से उसको पूरा करते हैं, तो इससे कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड रहता है। वो ये समझता है कि जब भी उसको जितनी भी डिमांड होगी कंपनी उसको एड्रेस करेगी, तो कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड रहेंगे, वो स्विच नहीं होंगे किसी दूसरे सप्लायर की तरफ, किसी दूसरे वेंडर की तरफ। इसी तरह इन्वेंट्री कंट्रोल ना आपको हेल्प करता है कि आप सेग्रीगेट कर सकें कि आपकी बेस्ट सेलिंग आइटम्स कौन सी हैं और पुअर सेलिंग आइटम्स कौन सी हैं। तो जो आपकी बेस्ट सेलिंग आइटम्स है ना, तो इसका मतलब है ये आइटम्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका आपको स्टॉक इंक्रीज करना चाहिए, और जो पुअर सेलिंग आइटम है ना, इनका स्टॉक आपको कम से कम रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप वेयर हाउस की जो स्पेस है ना उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपने पुअर सेलिंग आइटम्स को ज़्यादा रख लिया ना तो आपका फाइनेंशियल लॉस होगा, क्योंकि वो तो सेल ही नहीं होती, और अगर वो सेल नहीं होंगी तो इससे क्या होगा कि कैश फ्लो भी नहीं हो पाएगा। कैश फ्लो का मतलब ये है कि अगर आपकी प्रोडक्ट सेल होती रहती है तो आपको उससे कुछ कैश मिलता है, उससे आप रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं, उसको आप पे करते हैं, तो इसी तरह कैश जो है वो सर्कुलेट करता रहता है, फ्लो होता रहता है। इसके अलावा क्या होता है कि आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज है ना उनकी भी बेटर यूटिलाइजेशन होती है। मतलब ये है कि अगर आप अपने जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको आप उन आइटम्स के ऊपर यूज़ करें ना जो कि आपकी बेस्ट सेलिंग है, तो आपको उससे फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपको उन आइटम्स के ऊपर यूज़ करते हैं ना जो कि पुअर सेलिंग आइटम है, तो इससे क्या होगा, आपको लॉस होगा। तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज भी इसकी एक अहमियत में आता है इन्वेंट्री कंट्रोल की। अच्छा, अब हम देखते हैं ना कि इसका हमारा मकसद क्या होता है, हम इन्वेंट्री कंट्रोल करते क्यों हैं। सबसे पहला ये है कि हम जो इन्वेंट्री कॉस्ट होती है ना उनको मिनिमम करना है। इन्वेंट्री के साथ 3 तरह की कॉस्ट हमने देखी थी ना, होल्डिंग कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है और शॉर्टेज कॉस्ट है। इन तीनों कॉस्ट को मिनिमम लेवल पे रखना, मिनिमम रखना, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेंट्री कंट्रोल का। क्योंकि अगर आप जो है ना इन्वेंट्री को ज़्यादा ऑर्डर कर लेंगे तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, और इसी तरह अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेंट्री आ गई है ना तो उसको आपने हैंडल भी तो करना है, स्टोर भी तो करना है, उसके अपने पास रखना भी तो है, तो इससे आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। और अगर आपके पास ऑप्टिमम लेवल का स्टॉक नहीं है, आपके पास इन्वेंट्री उस लेवल की नहीं है जितनी आपको चाहिए, तो आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे, तो इससे आपको शॉर्टेज कॉस्ट पे जो है ना वो बियर करना पड़ेगी। तो इसलिए इन तीनों कॉस्ट को मिनिमम लेवल पे रखना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेंट्री कंट्रोल का। इसके अलावा इससे आपको जो ऑब्जेक्टिव होता है ना इन्वेंट्री कंट्रोल का, वो होता है कि इससे आपको इन्वेंट्री फोरकास्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन करने का भी हेल्प मिलती है। वो कैसे कि जैसे आपको पता चलता है ना कि आपकी बेस्ट सेलिंग आइटम्स कौन सी हैं, तो आप उनका एक सफिशेंट स्टॉक रख सकते हैं, और आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कि आपकी सेल डेली की कितनी है, मंथली कितनी है, या ईयरली आपकी सेल कितनी है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने पास रॉ मटेरियल को स्टोर कर सकते हैं, रॉ मटेरियल को स्टॉक कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि आप इन्वेंट्री को फोरकास्ट भी कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। फिर ये हो गया कि इसका जो दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है ना इन्वेंट्री कंट्रोल का, वो ये है कि इससे मिनिमाइज इन्वेंट्री वेस्टेज। अगर आप ओवर स्टॉक कर लेंगे ना, आपके पास स्टॉक बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो उससे चांसेस होते हैं कि आपके पास ऐसी आइटम्स पड़ी हुई हैं जो कि ऑब्सलीट हो जाएं। वो स्टॉक इतना टाइम पड़ा रहे कि उसमें आइटम्स ऑब्सलीट हो जाएं, तो अगर वो ऑब्सलीट हो गई हैं तो भी वो आपको डिस्पोज करना पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस होगा। या ऐसी कुछ आइटम्स है जो कि एक्सपायर हो सकती हैं,
तो ओवर स्टॉक के केस में आपको एक्सपायरेशन के चांसेस भी होते हैं, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस होते हैं। तो इन्वेंट्री कंट्रोल का क्या ऑब्जेक्टिव हुआ कि मिनिमाइज इन्वेंट्री वेस्टेज। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करने में भी आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेंट्री कंट्रोल का, कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को वहाँ इन्वेस्ट करें उन बेस्ट सेलिंग आइटम्स के ऊपर। अब आपको पता तो चल गया इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर कि आपकी बेस्ट सेलिंग आइटम्स कौन सी हैं, कौन सी इन्वेंट्री ऐसी है, कौन सी ऐसे गुड्स हैं जिनको आपको स्टोर करने की ज़रूरत है, जो कि आपके लिए क्रिटिकल हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनका बिजनेस शेयर ज़्यादा है, तो उनको आप स्टोर करें, उन्हीं के ऊपर इन्वेस्ट करें। और जो कि पुअर सेलिंग आइटम्स हैं, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर कम से कम इन्वेस्टमेंट करें। इसके अलावा आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि आप एक इतना स्टॉक तो रखें कि अगर प्रोडक्ट्स या मटेरियल्स जो हैं उनकी प्राइसेस बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो इन प्राइसेस या इन्फ्लेशन को कोप करने के लिए भी आप अपने पास सफिशिएंट स्टॉक रखें। ये भी मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेंट्री कंट्रोल का। इसके अलावा जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है ना इन्वेंट्री कंट्रोल का, वो ये होता है कि गेन डिस्काउंट्स फ्रॉम बल्क परचेजेस, कि अगर आप बड़ी क्वांटिटी में चीज़ें खरीदते हैं ना किसी सप्लायर या वेंडर से, तो उससे आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है। लेकिन इसमें आप ये देखें कि कहीं आप इतना ऑर्डर ना कर दें कि आप ओवर स्टॉक हो जाएं। तो ओवर स्टॉक और आउट ऑफ स्टॉक के दरमियान बैलेंस करते हुए आप इतना ऑर्डर करें कि आप मैक्सिमम डिस्काउंट गेन्स कर सकें वेंडर या सप्लायर से। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स इन्वेंट्री कंट्रोल के। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।